हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम रेखीय आवर्धन पढ़ने वाले हैं। अतः हम पहले रेखीय आवर्धन को भली भांति समझेंगे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है और उसका परिभाषा क्या होता है। देखिए, रेखीय आवर्धन को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। अतः इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर गोलीय दर्पण है, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, उनके द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की वास्तविक लंबाई का अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि रेखीय आवर्धन बराबर ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कि भैया प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई, इसी को बोलते हैं हम रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई को हम h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और वस्तु की लंबाई को h से दर्शाते हैं। तो इसलिए हमारे एक सूत्र बन गया कि m बराबर h डैश बटा में h हो गया। ठीक है, h मैं आपको बता दूं, यह वस्तु की लंबाई है और h डैश प्रतिबिंब की लंबाई है। तो यहाँ से आपका एक सूत्र बन गया, ये है ना, आपको सिंपली इसे याद कर लेना है। तो ये हो गया आपका रेखीय आवर्धन। ओके, अब यहाँ से देखिए आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अतः यहाँ से आपको मैं नोट में कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ जो कि आपको याद रखना है। पहला ये कि सीधा प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है ना। दूसरा पॉइंट कि उल्टा प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होता है। मैं आपको बता दूं कि जिसका रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है तो वह प्रतिबिंब सीधा होगा, इसलिए सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। तो आभासी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है भैया? धनात्मक होता है। उसी प्रकार से अगर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो वह जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर आपके सवाल करते समय रेखीय आवर्धन धनात्मक आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वह जो प्रतिबिंब बना है आभासी है या सीधा है। अगर रेखीय आवर्धन निगेटिव आ जाए
यानी कि ऋणात्मक आ जाए तो बना गया प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, देखिए आगे हम ये समझते हैं कि अगर आवर्धन का परिणाम यानी कि रिजल्ट अगर 1 के बराबर होगा तब क्या होगा। यदि रेखीय आवर्धन का परिणाम 1 से ज़्यादा होगा तब क्या होगा, या रेखीय आवर्धन का परिणाम 1 से कम होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि रेखीय आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की वास्तविक लंबाई का अनुपात होता है। तो यदि मान लीजिए कि रेखीय आवर्धन का परिणाम 1 के बराबर है तो वहाँ पर प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों बराबर होगा। क्या होगा, वस्तु का आकार भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तभी तो भाग देंगे तो 1 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर आवर्धन का परिणाम 1 आता है तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि आवर्धन का परिणाम 1 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु के आकार से बड़ा होगा। समझ में आ रहा ना, तो वस्तु के आकार से कौन सा होगा, प्रतिबिंब की आकार बड़ा होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वस्तु की आकार से प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। समझ में आ रहा ना, ठीक है। अगर रेखीय आवर्धन का परिणाम 1 से कम है तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु के आकार से कम है, यानी कि छोटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार से कम होगा, यानी कि छोटा होगा। समझ में आ रहा है ना, तो आपको याद रखना है। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यदि रेखीय आवर्धन का मान 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार दोनों बराबर होगा। यदि रेखीय आवर्धन का मान 1 से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से ज़्यादा होगा। ठीक है, यदि रेखीय आवर्धन का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि कम होगा। तो ये होता है इसका परिणाम। अब देखिए रेखीय आवर्धन जो होता है, हमने सूत्र बताया था आपको कि रेखीय आवर्धन निकालने के लिए बेसिकली आपको m बराबर h डैश बटा में h होता है। h डैश है तुम्हारा प्रतिबिंब की लंबाई और h है आपका ये वस्तु की लंबाई। ठीक है, सो मैं आपको बता दूं कि रेखीय आवर्धन जो होता है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी पर भी निर्भर होता है। अगर मान लेते हैं कोई रेखीय आवर्धन निकालना हो और वहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई न दिया हो और वहाँ पर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दिया गया हो, तो किस प्रकार से हम रेखीय आवर्धन निकालेंगे। तो चूँकि रेखीय आवर्धन होता है माइनस प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और बटा में होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है, इसके अनुपात के बराबर होता है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि रेखीय आवर्धन यानी कि स्मॉल m बराबर माइनस प्रतिबिंब की दूरी को हम v बोलते हैं और वस्तु की दूरी को हम u बोलते हैं। तो m बराबर माइनस v बाई u होता है। तो यहाँ से एक सूत्र बन गया कि भाई रेखीय आवर्धन का ये भी एक सूत्र होता है। अतः पिछले सूत्र के अनुसार हम ये लिखे थे कि m बराबर h डैश बटा में h होता है। ठीक है, ये पिछला सूत्र था। तो अगर इन दोनों सूत्रों को कंबाइन रूप से हम लिखते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि रेखीय आवर्धन जो होता है m बराबर h डैश बटा में h बराबर माइनस v बाई u होता है। तो यहाँ से कंबाइन रूप से ये आपका एक सूत्र बनता है जो कि रेखीय आवर्धन निकालने के लिए काम आता है। ठीक है, इससे भी सवाल बनते हैं और जो पिछला एक ये जो सूत्र था इससे भी सवाल बनते हैं और इससे भी सवाल बनते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से तीनों सूत्र पर एक एक सवाल कर लेते हैं ताकि आपको रेखीय आवर्धन बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन आप शुरू करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 4 में सवाल दिया है कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है,
यहाँ पर देखिए एक अवतल दर्पण है, उसके सम्मुख वस्तु जो है 20 सेंटीमीटर लंबी रखी गई है। तो हम पहले सवाल में लिखते हैं, हल में दिया है, हल में लिखते हैं कि दिया है, ठीक है। क्या दिया है? अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई। तो यहाँ पर लिखते हैं वस्तु की लंबाई। क्या लिखते हैं? वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई को हम बोलते हैं एच, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे दिया है कि यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो ये प्रतिबिंब की लंबाई है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ओके। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम बोलते हैं एच डैश, वो है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना है रेखीय आवर्धन। क्या निकालना है? रेखीय आवर्धन। इसलिए रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन यानी कि m बराबर होता है h डैश बटा में h, ठीक है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब अवतल दर्पण द्वारा कोई भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो बेसिकली 5 कंडीशन में जो होता है वास्तविक बनता है, और एक कंडीशन जो होता है, जो अंतिम कंडीशन होता है, उसमें आभासी बनता है। तो जब सवाल में कुछ न लिखा गया हो कि प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक है, तो अवतल दर्पण में हम क्या लेते हैं? हमेशा वास्तविक ही लेते हैं, ठीक है। तो वास्तविक लेंगे तो चूंकि जो रेखीय आवर्धन होता है ऋणात्मक होता है, क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब की जो लंबाई होता है वो ऋणात्मक में होता है, तो ये निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एच डैश की मान रख देंगे माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और एच का मान रख देंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से जब इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी कटाएंगे, तो कटाने के बाद जो प्राप्त होगा वही हमारा रेखीय आवर्धन होगा। तो कटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो -1 बटा में 2 हो जाएगा। ये रेखीय आवर्धन आ गया -1 बटा में 2। सो आई होप मैं समझ सकता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये पहले सूत्र के हिसाब से ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सवाल ये है कि एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है। यदि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो रेखीय आवर्धन ज्ञात करें, ठीक है। तो सवाल के हिसाब से पहले हम हल में लिखते हैं कि दिया क्या है ना। तो हल में लिखेंगे दिया है, ठीक है। जो वस्तु रखी गई है वह अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो ये क्या होगा? 20 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी हो जाएगा। तो लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम बोलते हैं u बराबर 20 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु रखी गई है तो वस्तु की दूरी माइनस में होता है ना, तो -20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यदि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम v से डिनोट करते हैं। तो वस्तु जो प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो ये भी माइनस में होगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए रेखीय आवर्धन बराबर हो जाएगा m बराबर -v/u होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर u और v दिया गया है। तो यहाँ से हम सूत्र के हिसाब से हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो माइनस ये पहले से था और v का मान है -30 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद u का वैल्यू है -20 सेंटीमीटर। तो इससे हम कटाएंगे तो यहाँ से देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कटा देंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा 3/2। तो भाग देंगे 3/2 में तो आएगा 1.5। तो रेखीय आवर्धन आ गया 1.5, जो कि किस में है भैया? ऋणात्मक में, ठीक है। तो ऋणात्मक ये दर्शाता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वास्तविक और उल्टा है, ठीक है। तो देखिए पहला सूत्र जो था उस पर सवाल कर लिए और ये दूसरा सूत्र पर था, ये सवाल कर लिए। अब दोनों को मिलाकर जो सूत्र बना है उस पर एक सवाल कर लेते हैं।
सवाल ये है, कोई 6.0 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूर पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ये सवाल थोड़ा हटके है और इसका मतलब ये होता है कि इसमें आपको मुख्य रूप से बताना है कि भैया रेखीय आवर्धन क्या है। ये खुलेआम नहीं बोला है, मतलब कि स्पष्ट रूप से आपको इस क्वेश्चन में नहीं दिखाई दे रहा है कि रेखीय आवर्धन पूछा है, लेकिन इसमें निकालना रेखीय आवर्धन है। सवाल के माध्यम से हम पहले लिखेंगे कि दिया क्या है, तो लिखते हैं हल में कि दिया है, ठीक है, 6.0 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर क्या है, तो वस्तु की आकार है, यानी कि वस्तु की लंबाई है। तो लिख देते हैं वस्तु की लंबाई, ठीक है। तो वस्तु की लंबाई को हम h से दर्शाते हैं, तो h बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस होता है, ठीक है, क्योंकि वह मुख्य अक्ष के ऊपर होता है ना। उसके बाद 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो 20 सेंटीमीटर क्या है, फोकस दूरी है। तो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि स्मॉल f बराबर अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो वस्तु को कितना दूरी पर रखा गया है, तो ये हो जाएगा वस्तु की दूरी जिसे हम u से दर्शाते हैं, ये भैया है -30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वस्तु का दूरी भी अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है, यानी कि निगेटिव होता है। तो देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास h है, f है, u है, नहीं हमारे पास h डैश है, ना हमारे पास v है। तो पहले हम क्या करते हैं, अगर u और f दिया है तो पहले हम v निकाल लेते हैं। v क्यों? तो v निकालेंगे तब जाकर हम कहीं ना कहीं जाकर के निकाल पाएंगे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो इसलिए हम एक सूत्र जानते हैं कि भैया दर्पण का सूत्र होता है कि 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है। तो जिसका मान जहाँ दिया गया है वहाँ लिख लेते हैं ना। f का मान दिया गया है तो ये हो जाएगा -1/20 हो जाएगा, ठीक है। v का मान निकालना है और u का मान दिया है भैया, u का मान है -1/30, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, v निकाल रहे हैं, ठीक है। तो v निकालेंगे तो यहाँ से क्या करते हैं कि इसको इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा -1/20 और ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1/30 बराबर 1/v हो जाएगा, ठीक है। सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले हमको एलसीएम निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। उसके बाद 20 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा और 30 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 1/v हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1/60 बराबर 1/v। तो यहाँ से v का मान आ जाएगा -60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये -60 सेंटीमीटर आपका आ गया v के मान, ठीक है। अतः हम क्या निकालते हैं, अतः हम रेखीय आवर्धन अब निकाल सकते हैं। तो रेखीय आवर्धन निकाल लेते हैं, ओके। इसलिए रेखीय आवर्धन बराबर रेखीय आवर्धन यानी कि m बराबर v और u हमारे पास है, तो v और u वाला सूत्र लगा देंगे तो -v/u होता है। तो -v हो जाएगा और u आपका दिया गया था -30। तो यहाँ से रेखीय आवर्धन आ जाएगा 30 दूनी का 60 -2, ठीक है। तो आपका आ गया रेखीय आवर्धन -2। अब देखिए हमें क्या निकालना है कि भैया देखिए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा। इसलिए हम जानते हैं कि रेखीय आवर्धन बराबर होता है h डैश बटा में
एच होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम रेखीय आवर्धन निकालनी है -2, तो रेखीय आवर्धन बराबर लिख देंगे -2 एच डैश, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है और एच मान दिया था 6। ठीक है, तो ये गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एच डैश का मान आ जाएगा -12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। देखिए अब क्या क्या हमें बातें लिखनी है। ठीक है, तो बोल रहा था क्वेश्चन में कि पर्दे को कितना दूरी पर रखा जाए ताकि स्पष्ट वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जा सके। तो देखिए पर्दे को रखने के लिए आपको 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा ताकि जो प्रतिबिंब जो होगा स्पष्ट रूप से बन जाएगा। दूसरी बात ये पूछा था कि बताइए कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। ठीक है, तो भैया प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, क्योंकि देखिए रेखीय आवर्धन क्या है, -2 है, यानी कहने का अर्थ ये है कि 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा इसलिए है, यहाँ पर माइनस इसलिए आया क्योंकि जो प्रतिबिंब बन रहा है यह वास्तविक बन रहा है। ठीक है, और वास्तविक बन रहा है इसलिए माइनस आया है। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का दोगुना है। ठीक है, जो प्रतिबिंब की आकार है वस्तु के आकार की दोगुना है। ठीक है, समझ में आया ना। और तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, अब सवाल का उत्तर हम ये लिखेंगे कि देखिए भाई पर्दे को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो प्रतिबिंब की आकार होगी वस्तु की आकार की दोगुनी होगी, क्योंकि वस्तु की आकार था 6 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब का आकार आया है 12 सेंटीमीटर, यानी कि दोगुनी हो गई। ठीक है, और दूसरा बात लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब बना है वास्तविक और उल्टा बना है। बस ये सारे सवालों के जवाब हैं। सो हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया। ठीक है, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परिवर्तन, ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब अध्याय पर एक नज़र में हम देखते हैं कि अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा है। पहला, गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको मैं लिखवा करके पढ़ाया है। दूसरा होता है उत्तल दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। पहला, ध्रुव क्या होता है। तो ध्रुव मैंने बताया था कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे हम P से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे r से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के किसी बिंदु के वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होता है, यानी कि 90 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है, तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, कोई भी अगर मुख्य अक्ष हम उसे कहेंगे जहाँ पर वक्रता केंद्र को मिलाते हुए सीधा ध्रुव को मिलाती है, उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस, दर्पण की मुख्य अक्ष की समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी, ध्रुव तथा मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और इसे हम f से प्रदर्शित करते हैं। किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। ठीक है, हमने बताया था कि कभी भी अगर आपको प्रतिबिंब बनाना होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के नियम होते हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। ठीक है, पहला, प्रथम नियम यह है कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है,
या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कोई भी अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। द्वितीय नियम यह है कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यानी कि कभी भी अगर मुख्य फोकस से कोई आपतित किरणें जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है। तीसरा नियम है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। यानी कोई भी अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तब परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस आ जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से किन्हीं दो नियमों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रतिबिंब आपको बनाने के लिए किन्हीं दो नियम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको दो किरणों की ज़रूरत होती है, जहाँ दोनों किरणें एक दूसरे को काटती है वहाँ प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। उसके बाद गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, है ना। चिन्ह परिपाटी मैंने आपको समझाया था कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती है। कभी भी अगर प्रकाश की किरणें आपतित करना होगा तो दर्पण पर आप बाईं ओर से आपतित करेंगे। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती है। कोई भी दूरी होता है जैसे वस्तु का दूरी, प्रतिबिंब का दूरी, ठीक है, मुख्य फोकस की दूरी, वक्रता केंद्र की दूरी, ये सब ध्रुव से मापी जाती है ना। दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर अर्थात आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। अगर कोई भी दूरी हम आपतित किरण के दिशा में लेते हैं तो धनात्मक होगी और आपतित किरण के विपरीत दिशा में हम दूरी नापेंगे तो ऋणात्मक होगी। ठीक है। दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर अर्थात आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। मैंने आपको बता दिया। ठीक है। वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। यानी मुख्य अक्ष के अगर ऊपर जो है कोई वस्तु का हम लंबाई नाप रहे हैं तो धनात्मक लेंगे, और वही मुख्य अक्ष के नीचे अगर हम कोई लंबाई नाप रहे हैं या प्रतिबिंब का हो तो हम ऋणात्मक लेते हैं, यानी कि निगेटिव लेते हैं। ठीक है। अगला है कि गोलीय, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी स्मॉल एफ से में संबंध क्या होता है। ठीक है। तो मैंने आपको संबंध बताया था, ए बराबर होता है 1/2r होता है, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो 2f बराबर r हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में ये संबंध होता है। गोलीय दर्पण के लिए u, v तथा f में संबंध अवतल दर्पण के लिए 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है। चलिए, जहाँ u क्या है, वस्तु या प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी, यानी कि u क्या है, कोई भी वस्तु है तो उसकी ध्रुव से दूरी है। v क्या है, तब प्रतिबिंब की दूरी है जो ध्रुव से नापी जाती है। f क्या है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। ठीक है। u, v तथा f में यह संबंध दर्पण सूत्र कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। उत्तल दर्पण के लिए भी यही सूत्र होता है। ठीक है। अवतल हो या उत्तल हो, कोई भी दर्पण हो, यानी कि गोलीय दर्पण में यही सूत्र लागू होता है। ठीक है। अभी हमने रेखीय आवर्धन पढ़ा था। तो रेखीय आवर्धन होता है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन यानी कि m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई। ठीक है। जिससे हम प्रतिबिंब की लंबाई को हमने h' लिया था और वस्तु की लंबाई को h लिया था। ठीक है। इसी प्रकार से जब v और u में संबंध होता है तो ये होता है -v/u होता है। v क्या है, तो भैया प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी है। तो ये कुल मिलाकर होता है m, यानी कि रेखीय आवर्धन के बराबर होता है। अगला देखिए, उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन सदैव धनात्मक व 1 से कम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तल दर्पण के लिए जो आवर्धन होता है हमेशा धनात्मक और 1 से कम होता है। ठीक है।
तो आई होप आपको इस चैप्टर में पूरे बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर यह मेरा प्रयास आपको कोई फ़ायदा पहुंचा रहा है तो एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला चैप्टर में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो अगला चैप्टर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। अगला चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा अभी तक ले कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है उन्हें उसके बारे में पूरा पढ़ लिया। यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम फिर पीछे आएंगे और पहला चैप्टर के जितने सारे क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे, फिर इस चैप्टर का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपना प्रिपरेशन भी करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझते रहेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन का जवाब लिखना है ये भी सीखते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद। लेकिन बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपके लिए यह सेकेंडों का काम है लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम होता है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।